अभी हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। एचयूएफ को अच्छे से समझ लिया, सोल प्रोप्राइटर को अच्छे से समझ लिया, उनके फीचर्स भी समझ लिए, उनके मेरिट्स भी समझ लिए, डीमेरिट्स भी समझ लिए। अब आप कभी भी सोल प्रोप्राइटर देखोगे तो आपको उनकी सारी चीजें पता है, स्टेप बाय स्टेप पता है कि ये होता है, ऐसे होता है, वैसे, मतलब हर एक चीज पता चल चुकी है। अब पार्ट 5 के अंदर हम क्या समझेंगे, पार्टनरशिप। अब ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बड़े टॉपिक्स हैं। सबसे बड़ी बात पार्टनरशिप और कंपनी, इसके बीच में एक और आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, वो भी बड़ा टॉपिक है, बट आजकल जो ज्यादा फेमस है वो मेन तो कंपनी फेमस है, क्योंकि आपने हर जगह आज की कंपनी सुना होगा, लेकिन पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले एक एक करके। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पहले इतना रुकेंगे। रिलेशन होता है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, पर्सन नहीं बोला, पर्सन्स के बीच में। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब ये बिजनेस करेंगे, उसके प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इन्होंने एग्री किया है। मतलब ये है कि कुछ लोग हैं, मैं अभी नंबर नहीं बता रहा कि 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, एक बिजनेस करते हैं और उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको ना आपस में बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाली लाइन का ना मीनिंग बड़ा अच्छा है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये है बिजनेस के लिए, मतलब मान लो, चलो एग्जांपल देता हूं, दो पार्टनर हैं, अभी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी। अब इसमें है क्या, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है आपस में दोनों बांट रहे हैं, आपस में, मतलब इसमें अब ये कैसे बांटेंगे, क्यों बांटेंगे, कितना बांटेंगे, वो सब धीरे धीरे आता जाएगा। पार्टनरशिप क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में उस प्रॉफिट को बांटे जा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, एक टाइम पे ये हुआ, डिसीजन लेने की पावर दोनों में से, मतलब इसमें कोई करता नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, सोल प्रोप्राइटर नहीं है कि एक ही डिसीजन लेगा, ए बी नहीं ले सकता, दोनों ले सकते हैं बराबर बराबर। मान लो बी ने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन से प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, अच्छा। अब बी ये कभी नहीं बोल सकता कि ये मेरे डिसीजन की वजह से फायदा हुआ है तो इसका प्रॉफिट सारा मैं रखूंगा या ज्यादा पार्ट मैं रखूंगा, तू थोड़ा कम रखेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी लाइन का मीनिंग है ये, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो दोनों या ऑल कैरी करें, वो बिजनेस को चलाएं, ऑल सब चलाएं, या फिर एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक भी चलाए, वो क्या माना जाएगा, वो एक्टिंग कर रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है सबके बिहाफ पे। ठीक है, मतलब मान लो इसमें 4 पार्टनर है, ए बी सी भी है और डी भी है, लेकिन जो डिसीजन ले रहा है सारे बिजनेस के वो बी ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है प्रॉफिट होगा तो सिर्फ बी को मिलेगा, चारों को मिलेगा। कितना मिलेगा वो बाद में देखेंगे, बट ये है चारों को मिलेगा, क्योंकि ये बोला गया है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अगर या तो सारे मिलके काम करे या कोई एक काम करेगा तो माना जाएगा कि इसने इन तीनों के बिहाफ पे ये काम किया। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो प्रॉफिट हो गया। लॉस हो गया तो मतलब बी ने कोई काम किया, डिसीजन लिया, बट लॉस हो गया, तो ये लॉस भी ये तीनों बियर करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि लॉस हुआ तो हम तो नहीं देंगे, लॉस हो तू अकेला देगा, नहीं, प्रॉफिट जब बांटोगे लॉस भी बांटोगे। तो ये चीज आपको समझ में आती है, या तो सारे लोग काम करें, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो सारे काम करें या कोई एक भी काम करेगा सबके बिहाफ पे, तो माना जाएगा सबने ही किया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी क्लियर होती है, पहली लाइन। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच सबसिस्ट बिटवीन पर्सन्स। ये एक रिलेशन है जो पर्सन्स के बीच में देखने को मिलता है। हु हैव एग्रीड टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी, ये क्या करते हैं आपस में, प्रॉपर्टी को कंबाइन करते हैं आपस में, लेबर को, स्किल को, इन सम बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयर फ्रॉम बिटवीन देम। एग्जांपल समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल पहले समझेंगे तो ये लाइन समझ में अच्छे से आएगी। मान लो मैं हूं, मैं नहीं, ए और बी है, ए और बी है, ये स्नीकर्स का, मतलब शूज में स्नीकर्स का बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हैं। अब ये दोनों ने सोचा, इसके पास भी पैसे हैं, इसके पास भी पैसे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम एक एक करके सोल प्रोप्राइटर में जाएंगे तो हमने उसमें नुकसान देखे बहुत होंगे। ठीक है, हाँ,
उसके मतलब लिमिटेशन भी होते हैं कि अब हम आपस में दोनों मतलब एक डिसीजन नहीं ले सकता, बट बी ने बोला कि नहीं सारे डिसीजन तू लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि तेरे को ज्यादा चीजें समझ में आती है इस मार्केट के बारे में, ठीक है। तो ए और बी ने बोला कि चल ठीक है, तो ए भी कुछ पैसे लगाएगा, लेट सपोज एक्स, और ये भी कुछ पैसे लगाएगा, लेट सपोज वाई। मतलब ये दोनों अपने पैसों को भी कंबाइन करेंगे, ये अपनी स्किल को भी कंबाइन करेंगे, सारी चीजों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब पढ़ो, who have agreed to combine their property, प्रॉपर्टी को भी कंबाइन करेंगे, लेबर को भी करेंगे, स्किल को भी करेंगे एक बिजनेस के अंदर, और उससे प्रॉफिट कमा के आपस में बांट लेंगे, ठीक है। कितना बांटेंगे होल्ड करो, वो आने पे समझाऊंगा कि कितना बांटेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, दूसरा पॉइंट डन। तीसरे पे आओ। Partnership is the relation between persons competent to make contract who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain. सिंपल सी बात, इतना ये तामझाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज याद रखो, लॉफुल बिजनेस करेंगे दो बंदे मिलके, मतलब पर्सन्स है, दो तो नहीं बोल सकते, मिनिमम टू, मिनिमम टू, एक होगा तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम टू तो आपको चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, ज्यादा में भी एक लिमिट होती है, वो क्या होती है इसके बाद समझेंगे, अभी एक एक करके समझना। देखो अगर मैं सारी चीजें एक साथ बता दूंगा ना कि मैक्सिमम इतने होंगे, बांटेंगे इतना, ये होगा वो होगा, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि पार्टनरशिप वैसे ही बेकार लगने लगेगी। एक एक पॉइंट को समझेंगे। अभी तक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो मैंने अभी तक समझाया, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे फटाफट से एक और में आएंगे, तो ये है कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये नहीं भी लिखा होता तो क्या मुझे ये लाइन खुद से पता नहीं है क्या? बिजनेस लॉफुल ही तो होना चाहिए। इलीगल बिजनेस तो सोल प्रोप्राइटर भी नहीं कर सकता, इलीगल बिजनेस तो एचयूएफ भी नहीं कर सकता, तो इलीगल बिजनेस की तो बात ही नहीं है, ठीक है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट पे आओ, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इन केस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि पार्टनरशिप जैसे वो हिंदू लॉ से गवर्न होता है। मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटर को चलाने के लिए कोई लॉ है हमारे पास? नहीं है। एचयूएफ को चलाने के लिए कोई लॉ है हिंदू लॉ। ऐसे ही पार्टनरशिप को चलाने के लिए भी एक लॉ है, और ये लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको ये लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कभी बिजनेस लॉ पढ़ने का मौका मिले, अगर मुझसे कभी बिजनेस लॉ पढ़ने का मौका मिले, तो वहां पे आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पूरा एक लॉ है, पूरा एक्ट है ये पूरा, ठीक है। तो ये वहां पे मेरे से समझ लेना, मैं अच्छे से समझा दूंगा कि ये पूरा लॉ क्या होता है। पार्टनरशिप के बारे में एक एक चीजें यहां लिखी हुई है। ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वहीं पे यहीं से आया है, इस वाले एक्ट से आया है। यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये वाली लाइन, ये भी यहीं से आई है, ये वाली लाइन भी यहीं से आई है। इसके जो फीचर्स हैं यहीं से निकले हैं, सारे यहीं से निकले हैं। मैरिट्स यहीं से है, डीमेरिट्स यहीं से है, टाइप्स ऑफ पार्टनर भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी यहीं है। मिनिमम मेंबर 2 होंगे वो भी यहीं लिखा है, मैक्सिमम कितने होंगे वो भी यहीं लिखा है। कितना प्रॉफिट बांटेंगे आपस में पार्टनर्स, 2 हैं तो कितना बांटेंगे, 3 है तो कितना बांटेंगे, सब यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये लॉ का पार्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिजनेस लॉ आगे जाके कोई एक सब्जेक्ट आएगा आपकी ग्रेजुएशन में, या आगे आप सीए वगैरह करते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा बिजनेस लॉ, उसके अंदर ये पार्ट है। तो इसीलिए मैंने बोला अभी आप ये लर्न कर सकते हो नाम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जैसे देखो ये फॉर्मेशन कहां लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लायबिलिटी क्या होगी इनकी, कहां लिखी है? वहीं पे लिखी है। रिस्क बियरिंग कहां लिखी है? वहीं पे लिखी है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला फीचर क्या है इसका? फॉर्मेशन। कैसे बनती है पार्टनरशिप, बनती कैसे है? जैसे हमने हर बार देखा, सोल प्रोप्राइटर तो कैसे भी खोल लो, कैसे भी बंद कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। एचयूएफ में आपको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, ऐसी इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। देखो, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे पूरा लॉ आ गया, तो आपके पास एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, wherein the terms and condition governing the relationship among the partners, sharing of profit and losses and the manner of conducting the business are specified। यहां तक रुकेंगे और एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होना चाहिए, क्योंकि देखो 2 लोग हैं, समझने की कोशिश करना। मतलब मान लो अभी 2 पार्टनर्स है या 3 है, तो आपस में क्या बिजनेस करेंगे, कितना प्रॉफिट बांटना चाहिए, ये सब पहले लिख लो तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में मान लो वही जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। बी ने काम किया, प्रॉफिट हुआ, तो वो ये बोल रहे मैं अकेला रखूंगा,
तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आगे जाके। ए और सी बोलेंगे तू अकेला क्यों रखेगा, बिल्कुल भी नहीं रखेगा, हमें भी वो प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बचने के लिए आप पहले से एक लीगल एग्रीमेंट बना लो, उसमें सब चीजें लिखनी है। तभी मैंने बोला था प्रॉफिट किसको कितना बटेगा ये लिखा हुआ उनके एग्रीमेंट में होगा। हर केस में अलग हो सकता है, मतलब उनके अकॉर्डिंग हो सकता है। वो बोलेंगे कि मुझे 2:1 चाहिए तो वो हो जाएगा, वो बोलेंगे इक्वल बांट लेते हैं तो इक्वल दे देना। ये मेरे हाथ में नहीं होता कि उनको पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलेगा। दूसरी बात, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो कि उनको प्रॉफिट कितना मिलेगा तो इक्वल बांट देना सब में, ठीक है। वैसे ये अकाउंट्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बात सिंपल है। अगर नहीं लिखा होता कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि पार्टनर किस रेशियो में अपना शेयर को बांटेंगे, प्रॉफिट को कितना कैसे बांटेंगे, तो सब इक्वल बांटेंगे। अगर ए ने कमाया तो भी इक्वल बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे। अगर बी ने सिर्फ कमाया तो भी इक्वल बांटेंगे, तो भी इक्वल बांटेंगे। अच्छा, सी ने कोई काम किया पूरा लॉस हो गया तो लॉस भी इक्वल बांटेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा तो। और कहीं लीगल एग्रीमेंट में कहीं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वैसा बांटेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें लिखी हुई होंगी देखो। सबसे पहले लिखा होगा रिलेशनशिप क्या होगा पार्टनर्स के बीच में। रिलेशनशिप मतलब अभी टाइप्स ऑफ पार्टनर आएंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा। एक स्लीपिंग पार्टनर भी होता है, स्लीपिंग को डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। एक एक्टिव पार्टनर होगा, एक नॉमिनल पार्टनर होगा। तो बहुत सारे टाइप्स के पार्टनर होते हैं, तो वहां पे लिखा होगा कि उनका रिलेशनशिप क्या है आपस में। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा। और मैनर क्या होगा बिजनेस को कंडक्ट करने का, मतलब हम बिजनेस को कैसे चलाएंगे, कहां पे चलाएंगे, क्यों चलाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें एक लीगल एग्रीमेंट में सबसे पहले तो लिखो। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। ये बोलने वाली बात नहीं है कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, और उसमें से आपको प्रॉफिट कमाना है। कोई भी इंसान बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए ही करता है, और बिजनेस तो लॉफुल होना ही चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं चलेगा। इलीगल होगा तो कोई लीगल एग्रीमेंट तो हम बना ही नहीं सकते ना, ठीक है। 10 टू पीपल कम टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब ये है अगर दो लोगों ने सोचा, पार्टनर ने सोचा कि एक बिजनेस करते हैं, उससे जो प्रॉफिट आएगा, पैसा हम पे बहुत है, उससे जो प्रॉफिट आएगा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एनजीओ में दे देंगे। ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं है आपका, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी, एनजीओ ही बोला जाएगा, ठीक है। अगला है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सेम याद करो, सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड, एचयूएफ में मेंबर्स की लिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड। यहाँ पे सारे पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब पर्सनल एसेट बिक जाएंगे ये चीजें करने के लिए, पे करने के लिए, समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। रिस्क बियरिंग, द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। रिस्क कौन उठाएगा, सोल प्रोप्राइटर में। मैं बार बार सबको याद करवाऊंगा कि भूल ना जाओ पीछे। सोल प्रोप्राइटर में रिस्क कौन बियर करता था, अकेला, अकेला सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। एचयूएफ में कौन रिस्क बियर करता था, पूरे मेंबर्स, सारे मेंबर को रिस्क बियर करना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या रिस्क बियर कौन करेगा, सारे पार्टनर्स रिस्क बियर करेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स। और रिवॉर्ड जो मिलेगा प्रॉफिट का वो भी सारे बांट लेंगे, लॉस जो होगा वो भी सारे बियर करेंगे। किस रेशियो में, जब प्रॉफिट होने की जो रेशियो होगी, मान लो बोलो प्रॉफिट होगा तो हम सब बांटेंगे इक्वल, लॉस होगा तो भी वो सब इक्वल ही बांटने चाहिए। लॉस में ये नहीं कि प्रॉफिट होगा तो सब इक्वल बांटेंगे, लॉस होगा तो एक काम करियो मैं थोड़े से कम लॉस बांटूंगा तू ज्यादा बांटेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ेंगे जरा। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन running a business as a team. The reward comes in the form of profit which are shared by the partners in an agreed ratio. However, they also share losses in the same ratio, ठीक है। सेम रेशियो में आपको लॉसेस को क्या करना है, बांटना है। इन द इवेंट ऑफ द फर्म इनकरिंग लॉसेस, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो सेम रेशियो में बांट लेना। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं फीचर्स के, लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कौन डिसीजन लेगा, दोबारा सुनो, कौन डिसीजन लेगा। सोल प्रोप्राइटर में कौन लेता है, सोल प्रोप्राइटर। एचयूएफ में कौन लेता है, कर्ता। इसमें पार्टनरशिप में कौन लेगा, सारे पार्टनर्स। द पार्टनर शेयर अमंग्स देमसेल्व्स एट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट। इसका ये लिमिटेशन मुझे तो यहीं से समझ आ रहा है। एक पार्टनरशिप में देखना पक्का एक लिमिटेशन ऐसा जरूर होगा कि इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत होगी, इनके बीच में इंटरफेरेंस ज्यादा होगी, क्योंकि 3 पार्टनर है, 3 अपनी अलग बातें करेंगे। सोल प्रोप्राइटर में ये प्रॉब्लम ही नहीं थी, एचयूएफ में भी ये था कि चलो कर्ता ने जो बोल दिया और कोई नहीं है। बट यहाँ तीनों को इक्वल राइट्स हैं बोलने के, तो म्यूचुअल कंसेंट से सारे डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई इकलौता नहीं ले सकता। आगे कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या है,
जब तक दो पार्टनर्स रहेंगे पार्टनरशिप चलती रहेगी, लेकिन हाँ किसी एक की डेथ होने पे या कुछ होने पे आप डिसॉल्व भी कर सकते हो। डिसॉल्व का मतलब खत्म कर देना, पार्टनरशिप को बंद कर सकते हो, बट ऐसा जनरली नहीं होता, ठीक है। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ पार्टनर कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। मान लो दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, ए को डेथ हो गया, ए की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। बट ए, बी और सी थे पार्टनर, ए की डेथ हो गई तो बी और सी कंटिन्यू अभी भी कर सकते हैं, बट पता लगा बी की भी डेथ हो गई तो वापस से क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा बिजनेस, मतलब इसको खत्म करना पड़ेगा। अच्छा एक और एग्जांपल समझो, पार्टनर थे ए, बी और सी, ए की डेथ हो गई, बी और सी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अब देखेंगे दोबारा से कि कंटिन्यू सिंस द डेथ, रिटायरमेंट। अच्छा डेथ का मतलब आपको पता है ना, एक पार्टनर की डेथ ही हो जाना, वो खत्म हो गया। दूसरा ये रिटायरमेंट, ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, काम चलने लग रहा था, लेकिन ए ने ऐसा सोचा था कि जब इन्होंने पार्टनरशिप शुरू कर दी कि हम बहुत अच्छा कमाएंगे, ए देख रहा है कमा तो रहे हैं पर मेरा टाइम ज्यादा यहाँ पे जा रहा है, मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, तो ए बोल रहा है मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ पार्टनरशिप, मैं पार्टनरशिप को क्या कर रहा हूँ, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। वो पार्टनरशिप से रिटायर हो, वो पार्टनरशिप से रिटायर हो गया, ठीक है, उसकी डेथ नहीं हुई, वो रिटायर हो गया। इंसॉल्वेंसी तो आपको पता ही है, इंसॉल्वेंसी मतलब कोई एक पार्टनर है वो पैसे देने के लिए लायबल हो ही नहीं पा रहा, उसके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए। और इंसेनिटी का मतलब क्या, पागल हो जाना, कोई एक पार्टनर सी है वो पागल ही हो गया। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। जब तक दो पार्टनर रहेंगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं पार्टनरशिप, बट जैसे ही एक पागल हो गया, एक की डेथ हो गई, तो बी बचा अकेला, अब कोई पार्टनरशिप नहीं रहेगी, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। डिसॉल्व मतलब बंद कर देना, डिसॉल्व, ठीक है, उसको बंद कर देना। लास्ट वाला पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब ये नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सारा कहां से है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। पढ़ेंगे जरा। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। दो चाहिए, ये तो मुझे भी पता है कि पार्टनरशिप अगर स्टार्ट करनी है तो दो तो चाहिए, एक से तो काम बनेगा नहीं। मैक्सिमम कितने होते हैं इस पे गौर करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100, मतलब 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, subject to the number of prescribed by the government. At present the maximum number of member can be 50। मतलब ये है आज की डेट में 50 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म खोलनी है तो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। लेकिन 50 गवर्नमेंट ने अभी बोला है, बट वो 100 तक जा सकते हैं, लेकिन अभी कितने होने चाहिए, 50। एक चीज और ध्यान रखना, ये 50 की लिमिट क्यों लगाई, इसलिए लगाई क्योंकि आप ये वाला पॉइंट पढ़ो जरा, डिसीजन मेकिंग का। आप सोचो पार्टनरशिप में कोई लिमिट हटा दे, 300 पार्टनर बनके घूम रहे हैं, 300 पार्टनर बनके घूम रहे हैं, कोई भी कभी ये डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। और मैं एक और बात बताऊं, 50 लोग भी कोई भी एक डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि 50 में से एक बंदा भी नहीं माना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखा ना, म्यूचुअल कंसेंट से सारे डिसीजन लेने हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। पार्टनरशिप तो मैं कह रहा हूँ 3 लोगों से आगे नहीं चल पाती, मतलब 3 के आगे भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, 4 लोगों में भी। तो 50 मेंबर फिर भी एक ठीक है। मान लो 300 मेंबर है पार्टनरशिप में, भाई वहां पे एक ने मना कर दिया कोई डिसीजन लेने के लिए, मैं नहीं खेल रहा, तो उस वाले मोमेंट पे क्या होगा, वो डिसीजन को वहां पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स क्या होते हैं और लिमिटेशंस क्या होते हैं।